हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। स्वागत करता हूँ आपके फिर से प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त सेकेंड सेमेस्टर वाले भाई प्यारे दोस्त हैं और जिनका को कैलकुलर का पेपर है, जो आपका पेपर नेम है ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट स्टडी, ठीक है। तो उनके लिए एक वीडियो आज खास होने वाली है और ये 2025 का पेपर है, ठीक है। नहीं, आप लोगों ने कमेंट किया था 2025 का पेपर के लिए, तो मैं आपके ला चुका हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है और आपको दो देख सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो आसान लगे आप उसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग हिंदी डायरेक्ट पढ़ते चलते हैं। मूल्यों के प्रकार क्या है, पूछ रहा है कि मूल्यों के प्रकार क्या है। आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, नैतिक, सामाजिक, पेशेवर, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो ठीक है। तो आपका मूल्यों के प्रकार क्या है, तो याद रखेंगे व्यक्तिगत, आपका सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक है, ठीक है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। हाँ, सात पापों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। सात पापों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो याद रखेंगे आपका महात्मा गांधी ने सात पापों का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। हम ज्यादा समय आपका नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चन की तरफ हम लोग लेके चलते हैं। एक संगठन में मूल्यों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एक संगठन में मूल्यों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो सामंजस्यपूर्ण कार्य संस्कृति बनाना, क्रिएटिंग ए हार्मोनियस वर्क कल्चर, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, और आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कौन सा सिद्धांत एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा है, तो याद रखेंगे दूरदर्शी नेतृत्व जो है आपके एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा है। विजनरी लीडरशिप आपका फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव मूल्यों में चरित्र निर्माण का महत्व क्या है। तो मानव मूल्यों में चरित्र का महत्वपूर्ण जो महत्व निर्माण है आपका नैतिक, जिम्मेदार व्यक्तियों का निर्माण करना, ठीक है। ये आपका 5वां हो जाएगा। 6 नंबर क्या कर रहा है, वर्तमान प्रथाओं में मूल्यों से जुड़ी सामान्य समस्या क्या है। तो सामान्य समस्या आपका भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है, आपका वर्तमान प्रथाओं में जो सामान्य समस्या है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर पर क्या कर रहा है कि सोशल मीडिया में मूल्यों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चिंता क्या है। तो सोशल मीडिया में मूल्यों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चिंता है आपका साइबर खतरे, जो साइबर खतरे हो रहे हैं इस समय, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, भारत में अधिनियम आईटी अधिनियम मुख्य रूप से किस चिंता को संबोधित करता है। तो आईटी एक्ट जो आपका ये साइबर सुरक्षा और डिजिटल गोपनीय को आपका संबोधित करता है। साइबर एंड डिजिटल प्रिवेंसी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक सतत नीति का उद्देश्य क्या है। तो एक सतत नीति का जो उद्देश्य है आपका आपका थर्ड हो जाएगा दीर्घकालीन, पर्यावरणीय और आर्थिक संतुलन हो जाएगा, ठीक है। भाई जिनको बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग इसमें से बहुत क्वेश्चन लड़ते हैं, तो ये न सोचिए कि नहीं लड़ेंगे, बहुत क्वेश्चन इसमें से आपके लड़ते हैं, ठीक है। 10 नंबर है, आधुनिक युग में किस ऑनलाइन प्रथा से नैतिक मूल्यों को चुनौती मिलती है। तो आधुनिक युग में आपका डाटा प्राइवेसी ब्रांच, डेटा गोपनीयता उल्लंघन कह सकते हैं, जो उस ऑनलाइन प्रथा से नैतिक मूल्यों का चुनौती मिलती है, आपका सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। आपका क्या कह रहा है कि व्हाट डज इथिक्स प्राइमरीली फोकस ऑन, नैतिकता का मुख्य ध्यान किस पर होता है। तो नैतिकता का जो मुख्य फोकस होता है आपका नैतिकता एवं उचित आचरण पर, मोरालिटी एंड प्रॉपर कंडक्ट पे आपका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। आपका 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नैतिकता के मूल सिद्धांत क्या है। तो याद रखेंगे नैतिकता के जो मूल सिद्धांत है ईमानदारी, निष्पक्षता, सम्मान, ये आपका क्या है नैतिकता का मूल सिद्धांत है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। भाई 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किस क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वास के लिए नैतिकता का गहरा प्रभाव होता है। तो आपका कह रहा है क्या, ध्यान से किस क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वास की नैतिकता का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो भाई व्यापार प्रबंधन में सार्वजनिक विश्वास के लिए जो नैतिकता का गहरा प्रभाव पड़ता है, तो व्यापार प्रबंधन पर। नेक्स्ट बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में आध्यात्मिक मूल्यों में अंतर क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों में जो अंतर है आपका आपका है धर्मनिरपेक्ष मूल्य अस्थाई होते हैं और आध्यात्मिक मूल्य अस्थाई
होते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष अस्थायी होते हैं और आपका आध्यात्मिक अस्थायी होते हैं। यही आपका अंतर हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संस्थाओं में आध्यात्मिक मूल्यों को कैसे लागू किया जाता है। तो संस्थाओं में आध्यात्मिक मूल्यों को आपका कर्मचारियों की भलाई और नैतिक नेतृत्व द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर कह रहा है कि आध्यात्मिक मूल्यों को एक मुख्य विशेषता क्या है। आध्यात्मिक मूल्यों की एक मुख्य विशेषता है आपका आंतरिक शांति और नैतिकता जागरूकता है। ये आपका आध्यात्मिक मूल्यों की एक मुख्य विशेषता हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर भैया, CSR का उद्देश्य क्या है। CSR का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिए CSR का उद्देश्य है सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना। ये आपका CSR का उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में CSR प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध व्यापार उद्योगपति कौन है। तो भारत में CSR प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध जो व्यापार है आपका रतन टाटा जी है भैया। ये तो भाई फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भाई। आपका अच्छा कारपोरेट गवर्नेंस क्या सुनिश्चित करता है। तो अच्छा कारपोरेट गवर्नेंस आपका जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं निर्णय लेने में भैया, निर्णय लेने में। ठीक है, निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण को कौन सा ग्रंथ प्रेरित करता है। कह रहा है कि विच टेक्स्ट इंस्पायर ए होलिस्टिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण को कौन ग्रंथ प्रेरित करता है। तो भैया भगवत गीता आपका करता है, प्रेरित करता है। 21 नंबर बात करते हैं। आपका 21 नंबर कह रहा है कि फार्मो संगठनों में मुख्य नैतिक चिंता क्या है। तो फार्मो संगठन में मुख्य नैतिक चिंता आपका सार्वजनिक, ठीक है, आपका हो जाएगा सार्वजनिक से निजी एकाधिकार में परिवर्तन। सार्वजनिक से निजी एकाधिकार में परिवर्तन, ये आपका है जो फार्मा संगठनों में आपका मुख्य नैतिक चिंता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। विच डिलीमा इज फ्रिक्वेंटली फैक्ट इन मार्केटिंग। विपणन में कौन सी दुविधा अक्सर सामने आती है। तो विपणन में आपका धोखाधड़ी, विज्ञापन और बनाम उपभोक्ता विश्वास, ये आपका सामने आती है। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मा कंपनियों के लिए कौन सी मुख्य दुविधा है। तो फार्मा कंपनियों के लिए आपकी जो उच्च R&D लागत बनाम उचित मूल्य निर्धारण, ये आपका मुख्य दुविधा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा 24 को भी पढ़ते हैं। ओ 24 कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित विपणन, विपणन में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। व्हाट इश्यू राइज इन मार्केटिंग रिलेटेड इन कंज्यूमर राइट। उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित विपणन में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो आपका विज्ञापनों में झूठे दावे, जो भाई विज्ञापन जो आपके एड्स होते हैं उसमें जो झूठे दावे किए जाते हैं, वो आपका समस्या उत्पन्न करती है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, फार्मा विपणन में कौन सी नैतिक चिंता सामान्य है। सामान्य है भैया। तो फार्मा विपणन में कौन सी नैतिक चिंता सामान्य है। तो आपका भ्रामक उत्पाद जानकारी, ये जो आपका है, ये आपका नैतिक चिंता सामान्य है। नेक्स्ट बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और आपका 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट चैलेंज डू मार्केटर्स फेस विथ कंज्यूमर डाटा। विपणक उपभोक्ता डाटा के साथ कौन सी चुनौती का सामना करते हैं। तो आपका डेटा गोपनीय और व्यक्तिगत विपणन का विसंतुलन, बाई बैलेंसिंग डाटा प्राइवेसी एंड पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग के बारे में आपका ये सामना करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अब फार्मा संगठनों में नैतिकता का मुख्य विचार क्या है। तो फार्मा संगठनों में आपका नैतिकता का जो मुख्य विचार है, रोगी देखभाल से अधिक लाभ को प्राथमिकता देना। भैया रोगी देखभाल से अधिक लाभ को प्राथमिकता देना, ये आपका फार्मा संगठनों की नैतिकता का मुख्य विचार है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों में विपणन से जुड़ी सामान्य दुविधा क्या है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों में विपणन से जो जुड़ी सामान्य दुविधा है, वो आपका संवेदनशील दर्शकों का नैतिक रूप से लक्षित होना, ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का विपणन से जुड़ी समस्या है, का दुविधा है, यही आपका।
29 नंबर जरा आप देखते हैं फार्मा उत्पाद, आपको दिखाई दे रहा है ना, फार्मा उत्पादों की मुख्य मूल्य निर्धारण में कौन सी सामान्य दुविधा है? तो फार्मा उत्पादों मूल्य निर्धारण में जो आपकी सामान्य, ये आपका आपके पीछे क्वेश्चन पूछा लगा था, ठीक है। आर एंड डी लागत बनाम अ, ये आपका, हाँ, इस कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, आय समूहों के लिए सस्ती कीमत। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द चैलेंज इन बैलेंसिंग मार्केटिंग गोल विथ इथिक्स? विपणन लक्ष्यों और नैतिकता के बीच संतुलन की किस चुनौती, कौन सी चुनौती है? तो आपका लाभ प्रेरित अभियान बनाम उपभोक्ता भलाई, ये आपका विपणन लक्ष्यों के और नैतिक के बीच संतुलन में है। नेक्स्ट बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा 31 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और 31 नंबर क्वेश्चन को जरा देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निजीकरण में सामान्य चिंता क्या है? तो निजीकरण में आपका सामान्य चिंता है सार्वजनिक को सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये आपका निजीकरण का सामान्य चिंता हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 32 नंबर की, देखते हैं साइबर सुरक्षा की दुविधाओं का मुख्य ध्यान क्या है? तो साइबर सुरक्षा का जो दुविधाओं का जो मुख्य ध्यान है आपका उपभोगकर्ता डाटा की सुरक्षा करते हुए सिस्टम की पहुंच बनाए रखना, ये आपका क्या होता है, साइबर सुरक्षा की दुविधाओं का मुख्य ध्यान रखना होता है, वही कि कोई दिक्कत ना हो, उपभोक्ताओं का डाटा को सुरक्षा करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैविक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने में कौन सी दुविधा है? तो जैविक पदार्थों को दुविधा को बढ़ावा देने में आपका उच्च लागत बनाम उपभोक्ता की वहनीयता, आपका हाई कॉस्ट वर्सेस कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी का है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 34 नंबर क्या करें कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मुख्य चुनौती क्या है? तो देखिए अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में जो मुख्य चुनौती आपका तत्कालीन लाभ बनाम दीर्घकालीन स्थिरता, शॉर्ट टर्म गेन्स वर्सेस आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये आपका क्या है, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की मुख्य चुनौती है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, साइबर सुरक्षा प्रथाओं से संबंधित नैतिक मुद्दा क्या है? तो साइबर सुरक्षा प्रथाओं से संबंधित जो नैतिक मुद्दा है आपका, आपका जो है संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करना, ये आपका साइबर सुरक्षा प्रथाओं से संबंधित नैतिक मुद्दा है। गुणवत्ता आश्वासन में सामान्य दुविधा क्या है? तो गुणवत्ता आश्वासन में सामान्य जो दुविधा है लागत कम करना बनाम जो वर्सेस गुणवत्ता मानकों का इन इन क्वालिटी स्टैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज डिलेमा इन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस? जैविक कृषि प्रथाओं में कौन सी दुविधा है? तो जैविक कृषि प्रथाओं में आपका पर्यावरणीय लाभों के साथ विस्तारशीलता को संतुलित करना, जैविक कृषि प्रथाओं में ये आपका दुविधा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं गुणवत्ता मानकों के कार्यान्वयन में मुख्य चिंता क्या है? तो याद रखेंगे लागत बढ़ाए बिना अनुपालन सुनिश्चित करना, ये आपका गुणवत्ता मानकों के कार्यान्वयन में मुख्य चिंता है। बाजारों को स्थिर करने में नैतिक बहस क्या है? 39 नंबर क्या है, बाजारों को स्थिर करने में नैतिक बहस क्या है? तो बाजारों को स्थिर करने में जो नैतिक बहस है आपका आर्थिक स्थिरता को सामाजिक समानता के से ऊपर प्राथमिकता देना, कि भैया जो बाजारों को स्थिर करने में जो नैतिक बहस क्या हो जाएगी, तो भैया जो आर्थिक स्थिरता हो उसको सामाजिक समानता से ऊपर प्राथमिकता देना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइबर सुरक्षा नैतिकता में मुख्य चुनौती क्या है? तो साइबर सुरक्षा नैतिकता में जो मुख्य चुनौती है भैया वो है आपका निगरानी और गोपनीय अधिकारों के बीच संतुलन, ठीक है, निगरानी और गोपनीय अधिकारों के बीच संतुलन करना, बैलेंसिंग मॉनिटरिंग विथ प्राइवेसी राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपका 41 क्वेश्चन क्या करा है, थोड़ा 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका जरा आंसर बताएंगे थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे परिस्थितिक की तंत्र में उत्पादकों का मुख्य कार्य क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो मुख्य उत्पादों का कार्य है आपका सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उत्पादन करना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भैया 42 नंबर करा कि निम्नलिखित में से कौन से जीव पारिस्थितिक तंत्र में विघटनकर्ता माने जाते हैं?
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम। तो आपका बैक्टीरिया और कवक हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भाई 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक खास श्रृंखला में शाकाहारी कौन से ट्रैफिक स्तर पे होते हैं। तो भैया जो एक खास श्रृंखला में जो शाकाहारी ट्रैफिक स्तर क्या है, आपका दूसरा है ट्रैफिक स्तर, याद रखेंगे। ओके ओके नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो भैया सूर्य के प्रकाश हो जाएंगे। और नेक्स्ट बात करने इकोसिस्टम, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का के प्रवाह का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, तो सबसे अच्छा वर्णन आपका ऊर्जा का एक दिशा में बहती है, ऊर्जा एक दिशा में बहती है, ये आपका पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सबसे अच्छा वर्णन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई 46 नंबर, पारिस्थितिकी पर पिरामिड क्या दर्शाता है। तो भैया ये जो पारिस्थितिकी पिरामिड जी आपका जीवों के बीच ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन सिटू संरक्षण का उदाहरण है। तो भैया कह रहा है क्या, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। तो इन सीटू संरक्षण का उदाहरण वन अभ्यावरणीय, वन जीव अभ्यावरणीय, ये आपका इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। एक्स सीटू संरक्षण क्या है, एक्स सीटू संरक्षण क्या है, तो एक्स सीटू संरक्षण प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवासों का बाहर संरक्षण, ये आपका एक्स सीटू संरक्षण है। 49 नंबर क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्तियों की भूमिका नहीं है। तो आपका जो व्यक्तियों की जो भूमिका नहीं है, ये आपका वनों की कटाई को बढ़ावा देना। ओके ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानव जनसंख्या वृद्धि पर जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, या संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करता है। तो आपका सिर्फ 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में रहेगा, ठीक है ना। और अगर नेक्स्ट आपको 50 और क्वेश्चन बचे हैं अभी, और 50 क्वेश्चन चाहिए, तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ तुरंत ला दीजिए, तो मैं तुरंत उसको अभी अपलोड कर दूंगा कुछ देर बाद। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ मुझे आवश्यकता है, तो मुझे वो वीडियो दे दीजिए। ओके नेक्स्ट बात